नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष आप देख रहे हैं और खबर विशेष में बात उपचुनाव के T20 की। दरअसल उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में पहले से ही लग गए हैं। इस बीच जनता का रुख भी सामने आ रहा है, जहां जनप्रतिनिधियों से वे नाराज हैं और उनका विरोध भी करते हैं। इधर कई जनप्रतिनिधि नई पार्टी होने के बावजूद उनकी जुबान फिसल जा रही है। बहरहाल ये तो दल बदल के साइड इफेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर सियासी संग्राम में धार दिन पर दिन तेज होती जा रही है। ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां इंदौर, नेपानगर, बुरहानपुर, खंडवा के दौरे पर हैं, तो कमलनाथ भी इन दिनों लगातार रैलियों का सहारा ले रहे हैं। इधर कल से नामांकन दाखिल होने की भी शुरुआत हो जाएगी। सभी चुनावी समीकरणों पर हमारे खास मेहमानों से खास बातचीत करेंगे। मौजूदा समय में चुनावी गतिविधियां किस दिशा में जा रही हैं, कौन सी पार्टी आगे तो कौन सी पीछे नजर आ रही है, सब कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेज हुआ उपचुनाव का घमासान, ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी, जनता को लुभाने की कवायद। ये चुनाव नहीं आसान। जी हां, एमपी की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी बिसात बिछ चुकी है, या यूं कह लें युद्ध का मैदान तैयार है। जनता को लुभाने के लिए नेता दिन रात एक कर रहे हैं। वहीं चुनाव में कुछ अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। खंडवा जिले की मांधाता विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी के उम्मीदवार बने नारायण पटेल को चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं खंडवा के सांसद नंद कुमार चौहान को भी इस विरोध का सामना झेलना पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान मोहद और गुराड़िया गांव के लोगों ने उन्हीं के सामने कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के नारे लगाए। ग्रामीण लोगों का आक्रोश अपने गांव में किसी भी तरह का विकास कार्य न होने को लेकर था। बहरहाल आपको याद होगा, कुछ दिन पहले नारायण पटेल की जुबान फिसल गई थी और दल बदल का साइड इफेक्ट दिखा। पंजे को वोट देने की अपील करने लगे थे। बाद में याद आया तो फिर कमल के लिए वोट मांगते नजर आए थे। जैसे ही आप मतदान करने जाएं, स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथी भी आएंगे, पंजा नहीं, खून दिखना चाहिए। माफी चाहता हूँ, अरे माफी चाहता हूँ, खून दिखना चाहिए, पंजा नहीं दिखना चाहिए, खून दिखना चाहिए। बहरहाल गलती का एहसास होते ही उन्होंने माफी भी मांग ली थी। खैर, ये चुनाव है, तरह तरह के प्रेशर, तरह तरह की बातें आम हैं। वहीं पार्टियों के बीच भी विरोध इतना बढ़ रहा है कि बुधवार को अनूपपुर में कमलनाथ की गाड़ी पर बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने पथराव किया। वहीं शुक्रवार से चुनाव की सूचना जारी हो रही है। 16 अक्टूबर तक सभी 28 सीटों पर प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 17 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी और 19 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की तारीख है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। एमपी में पिछले 16 साल के उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। 30 उपचुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर फतह की है। लेकिन इस बार के उपचुनाव का मामला बिल्कुल अलग है। 25 सीटों पर बीजेपी के वही उम्मीदवार हैं जो पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विजयी हुए थे। बात वही, इंतजार 10 नवंबर का, जब पता चलेगा जनता किसके वादे पर भरोसा करके उसको विजयी बनाती है। टीम न्यूज स्टेट। इधर उपचुनाव के इस T20 में राजनीतिक पार्टियों के नए नए दावपेंच भी सामने आ रहे हैं, जहां उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बागियों को लेकर सियासत कर रही है। कांग्रेस पार्टी न्यायालय की शरण में पहुंची है। बागियों से उपचुनाव में खर्च होने वाली राशि वसूले जाने की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। बाकायदा हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका दाखिल की गई। 25 बागियों को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और इन्हीं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी न्यायालय की शरण में पहुंची है। जो याचिका दाखिल की गई उस पर कितनी गंभीरता न्यायालय की ओर से दिखाई जाती है, किस तरह से इस मामले की सुनवाई होती है, ये देखना बेहद जरूरी है। 25 विधायक कांग्रेस की जिस प्रकार से 35 करोड़ रुपए लेकर और दल बदल कर कमलनाथ जी की सरकार जो वोटों से चुनी गई थी, उस सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो 35 करोड़ रुपए लिया गया और नोटों के द्वारा सरकार बनाई गई, उन 25 विधायकों के खिलाफ हमने कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने उसको स्वीकार किया है। और हमारी उसमें ये मांग है कि ऐसे जो विधायक जिनको जनता ने 5 साल की चुना था, वो विधायक के पद पे थे,
वो 1.5 साल में अपने पद से इस्तीफा देकर 35 करोड़ रुपये लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और सरकार गिराई। अब वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर फिर चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो पहले विधायक थे तो इस्तीफा क्यों दिया, और इस्तीफा दिया तो फिर विधायक क्यों बनना चाहते हैं, हमारा ये प्रश्न है। तो ऐसे विधायकों से जो लगभग 1 करोड़ के आसपास प्रत्येक सीट पर खर्चा चुनाव आयोग का खर्च हो रहा है, ऐसे सारे कैंडिडेटों से जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया है कि इनसे पैसा वसूल किया जाए। जितेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिन बातों के साथ ये याचिका दाखिल की गई है, किस तरह से कोर्ट में सुनवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं और याचिका दायर की गई है उसको लेकर यहाँ सुनवाई की बात की जा रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात अनुराग ये समझना होगी कि आरोप लगाए गए हैं 35 करोड़ रुपए विधायक में लिए हैं, लेकिन कोर्ट सबूत मांगता है। कोर्ट कांग्रेस जरूर ये सबूत मांगेगा कि अगर 35 करोड़ रुपए लिए हैं तो उसका कोई आप सबूत पेश करें कि पैसा लेके कोई विधायक गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने यहाँ पर कहा है कि इन सभी से, क्योंकि ये लोग दूसरे दल में जा चुके हैं और इनकी तरफ से उपचुनाव हो रहे हैं, इसलिए इनसे जो राशि वो उससे ली जाए। तो यहाँ पर कोर्ट ये भी तर्क दे सकता है कि जब भी कोई एक दल छोड़ के दूसरे दल में जाता है तो उपचुनाव निश्चित ही होते हैं। तो ऐसे में ये कोई बनता नहीं है। हालांकि देखिए राजनीति लगातार जारी है, जिस प्रकार से जो विधायक है अब कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में पहुंचे और उपचुनाव है और उपचुनाव का हिस्सा ही बनने जा रहे हैं। तो देखने ये होगा कि अब हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला करता है। लेकिन देखिए हाईकोर्ट, मैं आपको एक बार बता दूं कि हाईकोर्ट सिर्फ और सिर्फ सबूत के आधार पर ही किसी बात को स्वीकारता है, इसके अलावा बगैर सबूत की पुष्टि करता है। और तो कांग्रेस पार्टी सबूत के तौर पर न्यायालय के पटल पर क्या रख पाती है, देखना बहुत दिलचस्प है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर चुनावी रैली को लेकर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन सामने आई। रैली में 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। पहले केवल 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी। होम मिनिस्ट्री की ओर से दरअसल ये गाइडलाइन बहुत अहम हो जाती है, खासतौर पर उन राज्यों के लिए जहां पर चुनाव होना है। मसलन छत्तीसगढ़ जहां पर 1 सीट पर, मध्य प्रदेश में 28 और बिहार में तमाम सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है। लिहाजा गृह मंत्रालय की ये गाइडलाइन बहुत ज्यादा अहम। इस बीच खबर ग्वालियर से, जहां पर सिंधिया का 5 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। कमलनाथ ने प्रदेश के साथ गद्दारी की है, सिंधिया ने यह आरोप लगाया। कुर्सी और तिजोरी पर कमलनाथ का फोकस रहा है। सिंधिया ये कह रहे हैं उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिलेगी। कमलनाथ के काफिले पर पथराव की हालांकि उन्होंने निंदा भी की। मैं तो कहूंगा कि जो गद्दारी की गई मध्य प्रदेश, केवल ग्वालियर चंबल के साथ नहीं, मध्य प्रदेश के साथ विकास और प्रगति के मामले में, कुर्सी और तिजोरी, इन दोनों की ही चिंता कमलनाथ जी को रही थी और वो आज प्रचलित है। जब 5 महीने की सरकार में शिवराज सिंह जी ने ग्वालियर को भी, जो कहते थे ना कि पैसा नहीं है कमलनाथ जी, पूरी तिजोरी खोल के ग्वालियर के लिए भी और हर क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए योजनाएं दी। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हर लिहाज से राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण को फिट बैठाना चाहती हैं, जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा इस बार के उपचुनाव में हो। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे समझने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा समय में मध्य प्रदेश की राजनीति किस दिशा में है। दीप्ति हमारी सहयोगी भोपाल से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। विनोद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर से। इसके अलावा शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तपन तोमर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत दीप्ति आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि आज के अगर तमाम अपडेट्स की बात की जाए तो एक हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से वो, और दूसरी तरफ जो कल मानधाता की सीट पर विरोध देखने को मिला बीजेपी के प्रत्याशी को, वो, ये तो एक बड़े अपडेट हैं। इसके साथ और क्या घटनाक्रम उपचुनाव को लेकर अभी बहुत जल्दी से? देखिए लगातार घटनाक्रम बदलते जा रहे हैं। कल जो है कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफिले पर पत्थरबाजी की गई, वो था। दूसरा, ये लगातार जहां भी कैंडिडेट जा रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, बीजेपी ज्वाइन करी है, ज़्यादातर जगहों पर उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चाहे उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, चाहे नारेबाजी की जा रही है, चाहे किसान कर्ज माफी पर सवाल उठाए जा रहे हों। तो ये लगातार पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था। हालांकि ये विरोध अब तक ग्वालियर चंबल के इलाके में था, लेकिन अब ये मालवा और निमाड़ के इलाके में भी अब ये विरोध देखने को मिल रहा है। और
रही बात कांग्रेस की याचिका की, तो निश्चित ही अब चुनावी हथकंडे में कांग्रेस सारी कोशिशें कर रही है, लेकिन कोर्ट की शरण तो कांग्रेस ने ले ली है, पर इस बात को वो कैसे साबित कर पाएगी कि जिन कैंडिडेट पे वो क्लेम कर रही है वो उसके कैंडिडेट नहीं थे, क्योंकि नियमों के तहत तो वो कांग्रेस के ही कैंडिडेट थे और उन्होंने पूरे नियम कानून के तहत उन पैसों को खर्च किया था। तो कुल मिला के राजनीति ऐसी है कि आरोप प्रत्यारोप बड़ी तेजी से चल रहे हैं। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार को जो है ग्वालियर चंबल में और तेज कर दिया है। वहाँ पे इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया भी फिर पहुँच चुके हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है कैबिनेट की बैठकें वगैरह जो सरकारी कामकाज हैं उसके अलावा बचा हुआ वक्त जो है वो भी चुनावी प्रचार में दे रहे हैं। और अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करें अनुराग, तो वहाँ तो बीजेपी का पूरा जो है पूरी लाव लश्कर के साथ बीजेपी वहाँ पहुँच चुकी है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद हो, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है या बीजेपी की और भी जितनी लीडरशिप है, सब अपनी पूरी की पूरी ताकत ग्वालियर चंबल में लगा रहे हैं इस वक्त। ठीक है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 5 दिवसीय दौरे पर हैं और 5 दिवसीय दौरे पर जब वो हैं तो बहुत बड़े आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि गद्दार वो नहीं है बल्कि गद्दार हैं कमलनाथ। विनोद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। विनोद, जो गद्दार की बात अब तक कांग्रेस पार्टी बीजेपी को लेकर कह रही थी, इसी गद्दार वाले आरोप पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ को घेरने की कोशिश की। देखिए अनुराग, मैं बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़ी देर पहले ही ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचे, तब उन्होंने ये बात कही थी और इसके बाद वो मुरैना के लिए रवाना हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कहने का मकसद है वो ये है कि कमलनाथ ने अपने वचन पत्र में जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया और जो विकास कामों की सूची पूरी तैयार की थी अलग अलग क्षेत्रों के लिए, उस पर भी उन्होंने सहमति नहीं जताई। इसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उल्टा कमलनाथ पर ही वार कर दिया है। लेकिन ये उतना बड़ा वार नहीं है जितना कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से पार्टी बदलने वाले विधायक और ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरे में लिया है वो जनता तक पूरी तरह बात पहुंच चुकी है। जहां तक कांग्रेस के नेता या मुख्यमंत्री कमलनाथ ये कहते हैं कि उन्होंने अपने वादे पूरे करने के लिए 5 साल का पूरा एक प्रोग्राम बनाया था और उन 5 साल में उनकी शुरुआत हो गई थी पहली साल में, और किसान कर्ज की बात हो या फिर दूसरे ऐसे कहीं ना कहीं विकास की विषय रहे हों, उस पर वो काम कर रहे थे। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ये बात कहते रहे हैं। लेकिन इस बीच में गौर करने वाली बात यह है अनुराग कि इस समय सबकी निगाहें ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर टिकी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी बड़ी सभाएं करने के बाद अब पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और समितियों की बैठक के लिए निकल गए हैं। पूरा 5 दिन का उनका प्रोग्राम फिक्स हो चुका है, जबकि हम देख रहे हैं कांग्रेस में केवल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ही बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। दूसरा कोई और नेता इस तरह की बैठकें या मीटिंगें अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं और बड़ी बात ये विनोद की महासदस्यता अभियान के बाद कांग्रेस की उतनी सक्रियता इस क्षेत्र में नजर नहीं आई है, सिर्फ बातें होती रही हैं भोपाल से। राम पांडे जी, क्योंकि आप लोग गद्दार और खुददार की लड़ाई बता रहे थे, जरा देखिए कि जनता के बीच में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच रहे हैं तो वो अब खुद कमलनाथ को गद्दार बता रहे हैं। जी के चेहरे से गद्दार शब्द चिपक गया है। चेहरा सिंधिया जी का गद्दारी के कारण खराब हो गया है। अब उस चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग करना चाहते हैं, गद्दारी को चेहरे से छुटाना चाहते हैं। तो जैसे कहावत है ना, उल्टा बाल फटाटे, तो काम सिंधिया जी कर रहे हैं। और जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव आप देखिए कि मतदाता और ये जो गद्दार हैं इनके बीच में है। इन मतदाताओं को धोखा दिया गया है, मतदाता का अपमान किया गया है। मतदाता के एक एक वोट की कीमत 4,000 से 5,000 लगाई गई है और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा धोखा तो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया है। अभी ग्वालियर की बात चल रही है, तो ग्वालियर से सिंधिया को भगाने का काम किसी ने किया था, तो जयभान सिंह पवैया ने। जयभान सिंह पवैया जो बजरंग दल के अध्यक्ष रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से विधायक मंत्री रहे हैं, उन्होंने सिंधिया को ग्वालियर छुड़वा दिया था और 22 साल से सिंधिया गुना और शिवपुरी में ही यात्रा कर रहे हैं, ग्वालियर आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। उस जयभान सिंह पवैया जी के साथ भी गद्दारी की, उनका टिकट काटकर प्रद्युम्न सिंह तोमर को दे दिया। जो भारतीय जनता पार्टी कैडर और अनुशासन की बात करती है कि हमारी पार्टी में तो जो 20 साल 30 साल 40 साल से काम करता है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप देखिए इन्होंने 25 ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो कांग्रेस पार्टी से। राम पांडे जी, इस पर जवाब हम जरूर लेंगे। आपने जो सवाल उठाया, तपन तोमर जी हमारे साथ जुड़ी हुई, उनसे हम जवाब जरूर लेंगे। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। कहा जाता है कि आपके अपने जब आपके खिलाफ बोलते हैं तो वो ज्यादा घाव करता है, ज्यादा चोट करता है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी आपके अपने रहे हैं, अब वो आप पर गद्दारी के आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा घाव आप लोगों पर करेगा?
क्योंकि वो खुद आपके साथ कभी सत्ता में सा नहीं रहे हैं और वो अब कह रहे हैं कि जो वायदे किए गए थे जिसमें आपने सत्ता बनाई वो तो कभी पूरे ही नहीं किए गए। अरे सिंधिया जी पढ़े लिखे आदमी है, उनको पता होना चाहिए कि वादों का जवाब 5 साल बाद मांगा जाता है। शिवराज सिंह जी से जवाब मांगिए 15 साल का। एक तरफ तो कहते हैं शिवराज सिंह जी ने ये योजना शुरू कर दी, दूसरी तरफ सिंधिया जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि शिवराज से बड़ा झूठा हिंदुस्तान में कोई नहीं है। सिंधिया जी कहते हैं शिवराज से बड़ा झूठा इंसान हिंदुस्तान में कोई नहीं है। शिवराज से बड़ा किसानों का हत्यारा हिंदुस्तान में कोई नहीं है। शिवराज के हाथ खून से भरे हुए हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि उन्होंने विकास कार्य की योजनाएं शुरू कर दी है। तो सिंधिया जी पर विश्वास किया जाए या शिवराज जी पर विश्वास किया जाए? और जहां तक सिंधिया जी की बात है, सिंधिया जी को गद्दार कहने का काम सबसे पहले जयवान सिंह पवैया ने किया, उसके बाद शिवराज सिंह ने किया, उसके बाद प्रभात झा ने किया, उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी ने गद्दार कहा। ठीक है, तपन तोमर जी मुस्कुरा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, राम पांडे जी क्या कह रहे हैं? तपन तोमर जी आपने बहुत बखूबी सुन लिया होगा, आप उस पर भी जवाब दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुद्दा जो है वो गद्दार खुद्दार का होने वाला है? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के दौरे पर पहुंचे, वहां की तमाम जमीनी स्थितियों से अलग उन्होंने कमलनाथ को गद्दार बताया। देखिए ये कुछ भी तपन जी से सवाल है, राम पांडे जी रुकिए जरा। नहीं देखिए अनुराग जी, नहीं देखिए अब ये राम जी को बीच में उचकने की जरूरत नहीं है। अपने नाम की लाज तो रखिए कम से कम राम जी, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, देखिए 15 वर्षों में एक बीमारू राज्य को जिस तरह से विकासशील राज्य की तरफ अथक प्रयासों और मेहनत के बाद लाया गया, 15 महीने में बच्चन को विजन बनाया और फिर विनाश कर दिया मध्य प्रदेश के सड़कों का, मध्य प्रदेश के किसानों की मेहनत का, युवाओं के सपनों का, बहनों के सम्मान का और बुजुर्गों के संतोष का। ये बात कर रहे हैं कि सिंधिया जी गद्दार। साहब गद्दार तो राहुल गांधी हैं, जिन्होंने 10 दिन, आप किस मुंह से कहते हैं कि 5 साल का वचन था? 10 दिन की बात किसने कही थी? राहुल गांधी ने कही थी और कहा था मुख्यमंत्री बदल दूंगा। लेकिन 15 महीने तक लगातार मध्य प्रदेश की जनता इस बात का इंतजार करती रही कि किसान कर्ज माफी होगी, युवाओं को बेरोजगार भत्ता मिलेगा, बच्चों के विवाह में उनको राशि मिलेगी, या दूसरी स्कूटी है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है या जो भी कुछ इन्होंने वचन दिए थे, कोई भी वचन पूरा नहीं हुआ। खासतौर से तब जब कमलनाथ जी ने अभी पेन ड्राइव जो उपस्थित किया था, जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो आप ही न्यूज चैनल वालों ने बताया कि उसमें से 65% लोग फ्रॉड हैं। फ्रॉड लोगों के नाम है, किसी दूसरे का नाम है, किसी दूसरे का फोन नंबर है, किसी दूसरे की पर्ची है। नीले पीले कार्ड भरने के बाद किसानों के पीठ पर जिस तरह से इन लोगों ने खंजर भोंका है, और ये लोग किस मुंह से कहते हैं कि ज्योतिरादित्य जी गद्दार हैं? नहीं तपन तोमर जी, देखिए आपने किसानों को लेकर जो पेन ड्राइव जारी की गई उस पर जो बातें कही, दरअसल आप लोगों ने ही, आप ही के कृषि मंत्री ने विधानसभा में इस बात को एक्सेप्ट किया कि 1 लाख रुपए तक की कर्ज माफी हुई है। तो किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर जवाब बहुत हद तक मध्य प्रदेश की जनता को मिल गया होगा। दूसरी बात यह कि मध्य प्रदेश में क्या ये पूरा उपचुनाव जो है वो गद्दार बनाम गद्दार हो गया है? क्या कांग्रेस पार्टी गद्दार कह रही थी, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी सुर में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं? नहीं हम नहीं, ये हम जी नहीं अनुराग जी, ये इन कामों में कांग्रेस का ध्यान रहता है। हम लोग तो विकास की बात करते हैं और उसमें भी तपन तोमर जी सुना देते हैं ना, ग्वालियर के दौरे पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे तो क्या कह रहे हैं? समय समय पर तरह तरह की योजनाएं, चाहे केंद्र से आई हुई हो, चाहे मध्य प्रदेश से आई हुई हो। ठीक है, सुनिए तपन जी सुनिए। मैं तो कहूंगा कि जो गद्दारी की गई मध्य प्रदेश, केवल ग्वालियर चंबल के साथ नहीं, मध्य प्रदेश के साथ विकास और प्रगति के मामले में, कुर्सी और तिजोरी, इन दोनों की ही चिंता कमलनाथ जी को रही थी। और वो आज प्रचलित है। जब 5 महीने की सरकार में शिवराज सिंह जी ने ग्वालियर को भी, जो कहते थे ना कि पैसा नहीं है पैसा नहीं है, कमलनाथ जी पूरी तिजोरी खोल के ग्वालियर के लिए भी और हर क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए योजनाएं दी। तो ग्वालियर चंबल के इलाकों को लेकर दरअसल निशाना साध रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उन्होंने इसी कड़ी में कमलनाथ को गद्दार तक बता दिया। आ रहे तपन तोमर जी एक बार फिर से आपके पास। शिव अनुराग पटेरिया जी ने तमाम बातों को सुना भी होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस पूरे बयान का एनालिसिस भी उन्होंने किया होगा। शिव अनुराग पटेरिया जी, क्या यहाँ से जो मुद्दे हैं वो डाइवर्ट होते हुए गद्दार बनाम गद्दार हो गए इस उपचुनाव के? पहले कांग्रेस पार्टी कह रही थी, अब कांग्रेस पार्टी पर जो रिवर्ट बैक किया जा रहा है वो उन्हीं शब्दों में किया जा रहा है।
देखिए, एक उक्ति है कि जो पहले मारे सो मीर। कांग्रेस ने पहले मार दिया है और मुझे लगता है कांग्रेस के मुद्दे पर भाजपा अब रिस्पॉन्ड कर रही है, जबकि होना ही चाहिए। सत्ताधारी दल भाजपा है, उसके पास बड़े नेताओं की गैलेक्सी है और उसके बाद भी वो इशू कौन सा उठा रही है? वो वही गद्दार का मुद्दा उठा रही है जो कांग्रेस ने सिंधिया पर चस्पा किया है। तो मुझे लगता है कुछ से कुछ दूसरा मुद्दा उठाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के चुनाव को सेंटिमेंटल इशूज से बाहर निकलकर डेवलपमेंटल इशूज के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कोरोना के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में आपको लाना चाहिए था। लेकिन पूरे 28 विधानसभा क्षेत्रों में मुद्दा सुनाई नहीं दे रहा है। अनूपपुर में पथराव हो रहा है, पथराव के जवाब में वो कहते हैं भाजपा के लोग थे, वो कहते हैं कांग्रेस के ही लोग थे, कार्रवाई नहीं हो रही है। सिंधिया फिर गद्दार और तमाम तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है एक विजन, एक एजेंडे के साथ चीज़ें होना चाहिए। एक हाइपर लोकल जो कुल मिला के एजेंडा आपका या घोषणा पत्र सबको सामने रखना चाहिए कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि दोनों दलों के घोषणा पत्रों और बातों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बातें उनको कुछ करना चाहिए, कर कुछ और ही रहे हैं वो लोग। ठीक है, तपन तोमर जी बहुत संक्षेप में अपना रिएक्शन दे दीजिए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आपने सुना। कांग्रेस पार्टी के तो तर्क और दलीलें कुछ और हैं, लेकिन जो बातें शिव अनुराग पटिरिया जी ने कही वो बहुत अहम हैं, क्योंकि बातें यहाँ पर विधानसभा चुनाव की हो रही है तो वहाँ के स्थानीय मुद्दे शामिल किए जाने चाहिए। ग्वालियर चंबल की बातें करनी चाहिए। नहीं, देखिए, स्वाभाविक है कि कांग्रेस ने जब अपने ही विधायकों को संतुष्ट नहीं किया और उनके क्षेत्र का विकास नहीं किया तो उन्हीं के परिवार में असंतोष जागा, ये हम सभी लोग जानते हैं। और स्वेच्छा से जब बार बार सिंधिया जी कहते रहे कि ये काम पूरे नहीं हैं, इन कामों को पूरा करिए अन्यथा मैं सड़क पर आ जाऊंगा, और उन्होंने कहा आ जाओ, वो आ गए। और स्वाभाविक है ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत हुआ और आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन अगर हम सभी 28 क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करते हैं तो ये जानना होगा कि मध्य प्रदेश के लिए जिन योजनाओं के माध्यम से विकास का काम शुरू हो गया है, चाहे सिंचाई परियोजनाएं हो, चाहे किसान सम्मान निधि जिसको 10,000 रुपए किया गया है 6,000 के साथ जोड़ करके, या बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, युवाओं के लिए जिस तरह के लगातार स्टार्टअप के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वो किस तरह से हो रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का नाम तो आएगा ही, क्योंकि वो 28 सीटें मध्य प्रदेश में ही है। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की लेकिन तपन तोमर जी वो ये कह रहे हैं ना कि ग्वालियर चंबल के इलाके में जब कांग्रेस पार्टी को 2018 में जीत मिली थी तो वो कांग्रेस का सिंबल था, भरोसा कांग्रेस का था। नहीं, देखिए, कांग्रेस का नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए इन्होंने कर्ज माफी का जो शगुफा छोड़ा था वो था जी 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, इस बात का शगुफा था जिस पर भ्रम में मध्य प्रदेश के मैं देखिए आपके पास आऊं बहुत संक्षेप में। राम पांडे जी, मैं जवाब आपसे भी ले लेता हूं। पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जब ग्वालियर चंबल के दौरे पर पहुंचे थे तो सवाल पूछा था कि कमलनाथ खुद कितनी बार गए। कांग्रेस पार्टी के नेता गाहे बगाई ये कह रहे थे कि आप ही को तो सुपुर्द कर दिया गया था पूरा इलाका, इसीलिए तो कमलनाथ नहीं जा पाए। अब ग्वालियर चंबल की जनता ये सवाल पूछे कि कमलनाथ हमारे बीच में आकर कितनी बार हमारे साथ खड़े रहे, तो आप लोग क्या कहेंगे? अब तक चुनावी सभा में सिर्फ एक बड़ी चुनावी सभा है कमलनाथ की ग्वालियर चंबल में। सिंधिया जी का तो घर है ग्वालियर में, वो क्यों नहीं रहती हैं? ये क्यों बताया जाता है कि सिंधिया जी 2 दिन के दौरे पर, ग्वालियर के 5 दिन के दौरे पर? सर कमलनाथ पर जवाब दीजिए ना। जी, कमलनाथ जी के लिए पूरा प्रदेश है, पूरे प्रदेश में जाते हैं और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑफिस में भी बैठकर काम करना होता है और फील्ड में भी जाकर काम करना होता है। हाँ। प्रदेश का विकास ठीक है। दीप्ति, गद्दार की एक बात कांग्रेस पार्टी भी करती है, एक गद्दारी की बात बीजेपी भी करती है। किसकी गद्दारी की बात ज्यादा चल सकती है? क्योंकि कांग्रेस के पास एक सेंटिमेंट वाला पॉइंट हो सकता है कि देखिए विधायक जो थे वो दूसरी तरफ चले गए, इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई। 25 लोगों ने और सिंधिया ने गद्दारी की है। बिल्कुल अनुराग, कांग्रेस गद्दारी की बात भी करती है, साथ में ये भी बोलती है कि मेरा क्या कसूर। जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है वो हर सभाओं में जाके बोल रहे हैं कि मेरा क्या कसूर है, कोई उनको उनकी गलती बता दे जो उनकी सरकार गिरी। और ये जताने की कोशिश की जाती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी करी। लेकिन अनुराग, अब किस गद्दारी की कहानी जनता को ज़्यादा पसंद आएगी? क्योंकि गद्दारी की कहानी तो दोनों तरफ है। इससे पहले जब 2018 का विधानसभा चुनाव होता था तो हर मंच पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुभद्रा कुमारी
चौहान की एक कविता याद आती थी जिसको वो सुनाया करते थे। और उसके बाद अब जब कांग्रेस जाती है, ग्वालियर पहुंचते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, तो वो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पे जाते हैं। इससे पहले कांग्रेस को समाधि नहीं याद आती है। तो दोनों ही गद्दारी की कहानी है, दोनों ही गद्दारी के आरोप है। अब जनता किसकी गद्दारी को पसंद करेगी और किसको खुददारी बताएगी, शिव अनुराग पटेरिया जी, बताएगी, क्योंकि भारतीय ये तो जनता आगे पार्टी जाके जो तय गद्दारी की बात कह रही है, हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जो सुना, उन्होंने उसमें ये कहा कि 15 महीने में आप लोगों ने उन वादों को पूरा नहीं किया। हालांकि कांग्रेस का तर्क है कि हमारे पास तो प्रॉपर समय ही नहीं था, हम पूरा कैसे कर पाते। क्या कांग्रेस पार्टी इस गद्दारी के आरोप के बाद अपनी बातों को ठीक तरीके से अब मंचों से रख पाएगी? क्योंकि बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने लगाया जो कभी आपके अपने हुआ करते थे। देखिए, मुझे लगता है कि प्राथमिक स्तर पर कांग्रेस अपने आरोप को कम्युनिकेट करने में सफल रही है। सबसे बड़ी बात है कि आरोप को तो उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया, लेकिन कांग्रेस की अपनी दिक्कतें हैं। कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। सारा चुनाव का बोझ एक ही कंधे पर है, एक व्यक्ति के कंधों पर है, वो कमलनाथ हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बाकी सारे बड़े नदारद हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, सुरेश पचौरी हो, यादव हो। तो मुझे लगता है कि जब तक भाजपा के मुकाबले आप बड़े नेताओं को एक साथ प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक मोर्चा मुकाबले से नहीं होता और सेंटीमेंट से चुनाव नहीं जीते जाते। सेंटीमेंट से, नारों से और इन सब चीजों से आप टेम्पो गेन कर सकते हैं। ये गढ़ जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का रहा है, वहां पर उनका प्रभाव रहा है और उन्हीं के प्रभाव के चलते कई विधायक जो थे वो एक ही बार में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए थे। तपन तोमर जी, बहुत माफी, वक्त इतनी इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दीप्ति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, शिव अनुराग पटेरिया जी, तपन तोमर जी और राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन विकास की बातें होते होते तमाम दूसरी बातें भी इस बार के उपचुनाव में हो रही हैं। गद्दार बनाम गद्दार की लड़ाई में जनता किसे गद्दार मानती है वाकई में, ये जाहिर तौर पर मैंडेट के बाद पता चल पाएगा। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।